अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जो टॉपिक है अभी लास्ट वाले टॉपिक का कंटिन्यूएशन है। लास्ट वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो टैकीकार्डिया की जो मेडिसिन हैं जो कि ऑल टुगेदर बड़ी मशहूर मेडिसिन हैं उनके हवाले से हमने डिस्कस किया था। ब्रेडिकार्डिया अगर हो जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द एरिथमिक ड्रग्स, एंटी एरिथमिक ड्रग्स जो कि आप टैकीकार्डिया में इस्तेमाल करवा रहे होते हैं, वो एडवर्स इफेक्ट के तौर पर ब्रेडिकार्डिया करवा सकती हैं। तो ब्रेडिकार्डिया कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो उस चीज से बचने के लिए फिर आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि जो ऑल्टरनेटिव क्या सजेस्ट किया जाए। तो ऑल्टरनेटिव में आपके पास बीटा रिसेप्टर, बीटा ब्लॉकर्स आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं एरिथमियाज को कम करने के लिए, यानी टैकीकार्डिया को कम करने के लिए, तो ऑब्वियसली बीटा एगोनिस्ट इस्तेमाल किए जाएंगे जो कि फिर हार्ट के रेट को बढ़ा सकेंगे। क्योंकि इसके मतलब क्या होगा कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बढ़ रही है। मस्क्यूलिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर इस्तेमाल करेंगे, यानी आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि हार्ट रेट को ऑलरेडी स्लो करता है उसको आप ब्लॉक करेंगे। अगर बहुत ज्यादा ब्रेडिकार्डिया हो रहा है तो उस सूरत में फिर आप जो है वो मस्क्यूलिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स इस्तेमाल करते हैं जो कि एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं। और वो इस्तेमाल करने के नतीजे में क्या होगा कि आपकी जो इनहिबिशन है थ्रू द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसमें कमी आ जाएगी। तीसरा नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेटर है अमाइनोफाइलिन। इसके हवाले से हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, आइसोप्रोटेरेनॉल या आइसोप्रीनलिन के हवाले से जब हम बात करते हैं, पोटेंट नॉन सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट है और अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर इसके कोई इफेक्ट नहीं है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हाइपोटेंशन कॉज करता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा पॉजिटिव आइनोट्रोपिक और क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है और कार्डिक आउटपुट को ये इंक्रीज करता है। यानी इसका ब्लड वेसल्स के ऊपर तो रिलैक्सिंग इफेक्ट है, लेकिन आपके हार्ट के ऊपर इसका जो है वो एक्टिवेटिंग रिस्पॉन्स आता है। पैल्पिटेशन और टैकीकार्डिया कॉज करते हैं और इसका जो ये एडवर्स इफेक्ट है उसको ही हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रेडियरिथमियास की ट्रीटमेंट के तौर पे। यानी आप समझ लें कि सेकेंड इंडिकेशन के तौर पे ये इस्तेमाल हो रहा है। फिर हेडेक और फ्लशिंग स्पेशली होती है कार्डिक इंसफिशिएंसी के पेशेंट्स में। अच्छा, अब इसका क्या है कि पैरेंटल अगर देते हैं या एरोसोलर रूट से अगर आप इसको इस्तेमाल करवाते हैं तो ये तेजी के साथ एब्जॉर्ब होता है। कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है वो उसको मेटाबोलाइज करता है। हार्ट की इमरजेंसीज की सिचुएशन में हार्ट ब्लॉक अगर हो गया है तो टोर्सेडिस टीपॉइंटिस हो गया है, तो जिसमें जो आपका अपर एंड लोअर हाफ जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से अनकोऑर्डिनेटेड कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। अब इन दोनों कंडीशंस के अंदर अगर आपने आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाना है, जो आगे हम आगे बात भी करेंगे कि जो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं इन्वेसिव या जो डिवाइसेस के हवाले से, उसमें तो उसकी सर्जरी से पहले भी आपको फिर ये ड्रग जो है वो देनी पड़ रही होती है, क्योंकि इतनी बुरी हालत होती है तो आप वो ड्रग दे के हार्ट को सर्वाइव करवा रहे होते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? शॉक या अस्थमा की कंडीशन में आप ये इस्तेमाल नहीं कराएंगे, क्योंकि ये इन दोनों कंडीशंस को जो है वो एग्जैजरेट करवा देगा। एपिनेफ्रीन इसके अलावा है जो कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या जो सीपीआर है, जिसमें हार्ट ब्लॉक हुआ है या कार्डिक अरेस्ट हुआ है, उसके अंदर ये इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर इमरजेंसी वार्ड में ये दी जाती है एपिनेफ्रीन। और एरिथमियास को भी अगर कार्डिक फंक्शंस रिस्टोर हो गए हैं तो उसके बाद भी एरिथमियास को कंट्रोल करने के लिए अंदर द हॉस्पिटल सेटिंग ये इस्तेमाल कराई जाती है। सेकेंड जो ड्रग बताई थी हमने, एंटीकोलिनर्जिक या पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग, एट्रोपिन या मस्कुलिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर भी जिसको कहते हैं, ये वो है, एंटीडोट है बीटा ब्लॉकर्स के लिए। और जब हाइपोटेंशन कॉज हो जाए, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाए, पीआर इंटरवल बढ़ जाए और सिवियर किस्म का ब्रेडिकार्डिया नजर आ रहा हो, जो कि आपने बीटा ब्लॉकर्स देने के बाद आपने देखा कि जी तमाम चीजें होनी है, तो फिर आप ये इस्तेमाल करा सकते हैं। तो अगेन यूज जो है वो वही सर्जरी, एक अगर कार्डिक पेसमेकर इम्प्लांट करने जा रहे हैं उसकी सर्जरी, उससे पहले आप पेशेंट को ये देंगे सर्वाइव कराने के लिए। ड्रग देने के बाद 3 दिन तक यानी 72 आवर्स तक देखना जरूरी है पेशेंट को, 3 से 3.5 दिन, और ये जरूर देखना होगा उसको ताकि आप चेक कर सकें कि इसकी वजह से कोई एडवर्स इफेक्ट या पैल्पिटेशन टैकीकार्डिया ना हो रहा। अगेन इसका जो ये एडवर्स इफेक्ट है जो कि टैकीकार्डिया, इसी को हम इस्तेमाल करें तो ये सेकेंड इंडिकेशन हो गई इसकी। हाई ब्लड प्रेशर ग्लूकोमा कॉज कराता है, मतलब हाई आई प्रेशर कॉज कराता है, एब्डोमिनल ब्लॉकेज कराता है, पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है ये, क्योंकि मस्कुलिनिक ब्लॉकर है
एसिटाइलकोलिन बेसिकली जीआईटी की मूवमेंट को स्पीड अप करता है, तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट है कि उस काम को ये उल्टा कर रहा है। यूरिनरी रिटेंशन बढ़ा देगा क्योंकि तमाम के तमाम जो स्फिंक्टर्स हैं उनकी ये ब्लॉकेज कराएगा। अगेन दिस इज द ऑपोजिट इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन। इसी तरह से म्यूकस सीक्रेशन इन द एयरवे जो है वो बढ़ाने का काम करेगा, जो कि ब्रोंकियल प्लग्स बना के और रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी कॉज करवा सकता है। प्रिकॉशंस क्या हैं कि अगर कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं उनको हीट स्ट्रोक है होगी है और जिसमें स्वेटिंग नहीं हो रही थी उनको, ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अगर उनको स्वेटिंग बंद हो जाए तो उसकी वजह से उनको हीट स्ट्रोक बहुत सिवियर किस्म का होता है। अगर स्वेटिंग हो रही है तो वो एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, अंदर की जो गर्मी है बॉडी की वो रिमूव होती रहती है। लेकिन अगर स्वेटिंग ब्लॉक हो गई है या किसी को पहले से डिसऑर्डर बहुत ज्यादा गर्मी में निकल गया है, तो चूंकि वो बिल्डअप हो रही है, हीट अंदर ही बिल्डअप हो रही होती है, तो वो बंदे को स्ट्रोक की तरफ लेकर जाती है। ऐसी कंडीशन में एट्रोपिन बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। ग्लूकोमा अगर पहले से मौजूद है, यूरिनरी रिटेंशन का पेशेंट को प्रॉब्लम है या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है पहले से, एम्फाइसेमा है या ब्रोंकाइटिस पहले से हुआ है, तो ऐसे पेशेंट्स को जो है हम सजेस्ट नहीं करवाएंगे। इंटरैक्शंस में प्रालिडॉक्सिन जो है एट्रोपिन के एडीआर जो हैं जल्दी प्रालिडॉक्सिन करवा देता है। बारबिचुरेट जो है वो एट्रोपिन और बारबिचुरेट एक दूसरे को पोटेंशिएट करते हैं और उसके नतीजे में जो बारबिचुरेट के जो इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा आएंगे और उसके बाद फिर वो ऑब्वियसली एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्सेस भी आएंगे। तो ये देखना है कि दोनों चीजें साथ नहीं देनी चाहिए। अमाइनोफाइलिन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये एक नॉन स्पेसिफिक ड्रग है। यूजुअली ये इमरजेंसी सिचुएशन में हॉस्पिटल सेटिंग्स में इस्तेमाल की जाती है, जो कि इमरजेंसी सेटिंग में इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो ड्रग है वो यूजुअली रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी या रेस्पिरेटरी ट्रबल के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें दी जाती है और ये बहुत रैपिडली रिस्पॉन्ड भी करती है। अमाइनोफाइलिन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थियोफाइलिन एंड इथाइलिन डायमाइन। 2:1 के रेशियो से दोनों ड्रग्स जो है आपस में एक दूसरे के साथ मिली हुई होती हैं। इसको बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेटरी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एस्थमा या इस तरह की ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा जिसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, ये बेसिकली उसके लिए अप्रूव हुई है। और प्रिवेंट एपनिया, यानी एपनिया से मुराद है नो रेस्पिरेशन या डिफिकल्ट रेस्पिरेशन। तो प्री टर्म इन्फेंट्स जो होते हैं वो जो अपने टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं उनको रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी होती है, तो तब अमाइनोफाइलिन उनको दी जा रही होती है ट्रीटमेंट के तौर पे। लेकिन इसके अलावा जो इनके नॉन एफडी अप्रूव्ड जो यूजेस हैं, जो कि बेसिकली एफडीए ने अप्रूव नहीं किए हैं, उसमें पल्मोनरी एडिमा अगर कार्डियोजेनिक रिस्पॉन्स है, जो कि आपको कब होगा, मोस्ट प्रोबेबली जब लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है। तो मैंने आपको बताया था कि पल्मोनरी एडिमा होता है, तो ऐसी कंडीशन है उसमें थायसेल्यूलाइड क्रीम्स में और स्लीप एपनिया में, यानी सोते में अगर सांस की दुश्वारी होती है, पेशेंट को सांस नहीं आती, जिसमें बहुत ज्यादा स्नोरिंग वगैरह पेशेंट कर रहा हो, ऐसी कंडीशन के अंदर पेशेंट को ये दवा दी जा रही होती है। ऑब्वियस मोड ऑफ एक्शन नहीं है। जो 3 थ्योरीज हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की, उनमें से एक क्या है कि जी नॉन सिलेक्टिव इनहिबिशन होता है फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम का। साइक्लिक एएमपी की एक्टिवेशन मसल रिलैक्सेशन एंड ब्रोंकोडायलेशन कॉज करवाता है ये। अच्छा जी, अब हम इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं कि अगर मतलब ब्रोंकोडायलेशन ये जो हो रहा है मसल रिलैक्सेशन, तो हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं कि जी अगर मतलब ये बेसिकली इसका कार्डियक रिस्पांस जो है यहाँ पे अगर हमें देखने को चाहे तो वो नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारे पास जो रिलैक्सेशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन अगेन एंटागोनिज्म of adenosine receptors leads to inhibition of release of histamine and leukotrienes mast cells से, जिसके नतीजे में ब्रोंकोडायलेशन होती है। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये जो रिस्पॉन्स है इसका एडिनोसिन रिसेप्टर एंटागोनिज्म का, इसका रिस्पॉन्स है एरिथमिया। ठीक है जी, इसका रिस्पॉन्स क्या है? एरिथमिया, और वो भी टेकी एरिथमिया एज एन एडिया।
हम ये जो रिस्पॉन्स है इसका उसको इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर ट्रीटिंग ब्रेडिकार्डिया, सॉरी सिवियर ब्रेडिकार्डिया, जो कि टेकिकार्डिया की ट्रीटमेंट की जो मेडिसिन हैं उनसे जो ब्रेडिकार्डिया हो रहा है सिवियर किस्म का उसको ट्रीट करने के लिए हम ये वाला एज जो सेकेंड जो रिस्पॉन्स है उसके तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट इसका तीसरा जो है कि वो हिस्टोन डायसिटिलेज को एक्टिवेट करता है, जिसके नतीजे में इंफ्लेमेटरी प्रोटीन्स की जो सिंथेसिस है वो रुक जाती है। नेट रिजल्ट इंफ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। ब्रेडिकार्डिया एंड कार्डियक अरेस्ट आर यूजुअली ट्रीटेड बाय एट्रोपिन। इट इज यूजुअली ट्रीटेड विद प्लेसमेंट ऑफ अ पेसमेकर। यूजुअली जो ये जो कंडीशन है ये उसी में ही होती है कि आपका जो कार्डिक अरेस्ट वगैरह है या एट्रोपिन इसको यूजुअली इस्तेमाल करके और बाद में पेसमेकर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सिम्टोमेटिक सिवियर सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया जिसमें एट्रोपिन को रिस्पॉन्स ना आ रहा हो, ठीक है जी, तो उस टाइम पे आईवी अमाइनोफाइलिन इस्तेमाल करवाई जाती है। हर वक्त का नहीं है और हॉस्पिटल सेटिंग के अलावा घर के इस्तेमाल के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। रेजिस्टेंट ब्रेडिकार्डिया जो हॉस्पिटल सेटिंग में होती है वो कहाँ पे, इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफार्क्शन उसमें, कार्डिक ट्रांसप्लांटेशन में और एरिथमियाज में। ये हॉस्पिटल सेटिंग्स में स्पेसिफाई किसको कर रहे हैं, हॉस्पिटल सेटिंग को। इसको याद रखिएगा, हॉस्पिटल सेटिंग के अलावा ये घर के इस्तेमाल की ड्रग नहीं है। कार्डियोवैस्कुलर मोड ऑफ एक्शन के हवाले से जब हम बात करते हैं वही जैसे हमने कहा है कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट वाली जो कहानी है उसके अंदर ये इस्तेमाल होगा। तो जैसे मैंने कहा कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए हम जो बेसिकली जो मोड ऑफ एक्शन की हम जो बात कर रहे हैं वो वही है कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की जो साइक्लिक एएमपी की जो सिक्रीशन बढ़ रही है और सिंपैथेटिक जो एक्टिवेशन हो रही है वही जो उसका एडवर्स इफेक्ट है वो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी के लिए। काइनेटिक्स में अगर देखा जाए तो रैपिड और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होती है, थियोफाइलिन में कन्वर्जन होती है, 40% बाउंड रहता है एल्बुमिन को, प्लासेंटा से भी पास होता है, ब्रेस्ट मिल्क में भी सिक्रीट होता है। फैक्टर्स जो कि इसकी क्लियरेंस को बढ़ाते हैं यानी इसका जो रिस्पॉन्स है उसको कम करेंगे, उसमें फिनोबार्बिटॉल, कार्बामाजेपिन, स्मोकिंग, हाई प्रोटीन एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, बारबेक्यूड मीट एंड एज रेंजेस 4 to 16। तो यहाँ पे जो है वो ड्रग की जो क्या कहना चाहिए डोज है उनको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इन तमाम कंडीशन में इसकी क्लियरेंस बढ़ जाती है, यानी कि ड्रग जो है वो तेजी के साथ मेटाबोलाइज होकर एक्सक्रीट आउट हो जाती है। फैक्टर्स दैट डिक्रीज द क्लियरेंस यानी कि इसकी वजह से जो उसका जो प्लाज्मा डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, उसमें आ जाता है ओल्ड एज, P450 एंजाइम की इनहिबिशन अगर किसी वजह से हुई है, अब वो लिवर डिजीज भी हो सकती है या कोई और वजह भी हो सकती है। लिवर डिजीज इटसेल्फ, इन्फेक्शियस डिजीज लाइक निमोनिया एंड वायरल इन्फेक्शन या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इन कंडीशन में जो है वो ड्रग कम बॉडी से निकलेगी तो उसकी कम डोज जो है वो इस्तेमाल करानी ज्यादा मुनासिब रहेगी एंड सेफ भी रहेगी। अच्छा जी, डोजिंग कंसिडरेशन के हवाले से अगर हम बात करते हैं, अच्छा जी, डोज के हवाले से जो अमाइनोफाइलिन का है इसकी जो ओरल डोज है वो है 400 to 600 मिलीग्राम पर डे आईवी। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हम दो तरीकों से देते हैं, एक तो लोडिंग डोज दी जाती है और दूसरी जो है वो मेंटेनेंस डोज होती है। लोडिंग डोज जो है वो किस तरह से जाती है कि हमको इस बात का ख्याल रखना है कि जो हमारा जो सीरम लेवल है, सीरम में जो आना चाहिए काउंट, वो आना चाहिए 10 to 15 माइक्रोग्राम पर ml की कॉन्सेंट्रेशन अचीव करनी है हमें। ठीक है जी। अब अच्छा, अब इस चीज को करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो लोडिंग डोज है वो आप कितना ले रहे होते हैं, 5.7 मिलीग्राम पर केजी। ठीक है जी, 70 केजी मैन के हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लिया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये दी जाती है फॉर मोर देन, आईवी जो दी जाएगी ये ड्रग वो ग्रेटर देन 30 मिनट्स के लिए दी जाएगी। बहुत स्लो इसका इन्फ्यूजन होता है, लेकिन इसको जो है कहा जाता है कि 30 मिनट से अबव हो, लेकिन इसको
4 to 6 आवर्स से अबव नहीं जाना चाहिए, यानी इतनी स्लो भी नहीं करनी है कि 4 to 6 आवर्स से अबव चली जाए। यूजुअली जो हम हॉस्पिटल में जब अमाइनोफाइलिन का इंजेक्शन लगाते थे तो टाइम सामने रख के और जो है थोड़ी थोड़ी सी ड्रग लगा के और फिर वहीं बैठे रहते थे और वो आहिस्ता आहिस्ता करके दे रहे होते थे, तो ये इसी तरह से दी जाती है। अच्छा, इसके बाद फिर इसकी जो मेंटेनेंस डोज है वो किस तरह से दी जाती है कि मेंटेनेंस डोज जो है वो आप लगाते हैं 1 मिलीग्राम पर केजी पर आवर के हिसाब से आप दे रहे होते हैं और ये कांस्टेंट इन्फ्यूजन के फॉर्म में जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन वही वाली बात है कि जो हमें जो बेसिक जो हमारे पास जो है टारगेट है वो क्या है, यू हैव टू अचीव दी 10:15 माइक्रोग्राम पर ml का जो सीरम लेवल है उसको मेंटेन करना है। लोडिंग डोज जो है वो यूजुअली इस तरह से भी कैलकुलेट की जाती है कि डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन, इसकी जो कैलकुलेशन, जो लोडिंग डोज की जो कैलकुलेशन है वो कुछ इस तरह से होती है कि डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, माइनस मेजर्ड कॉन्सेंट्रेशन। अगर से फॉर एग्जांपल पेशेंट हॉस्पिटलाइज है और उसको हमें मजीद देना है तो जो अगला जो लोडिंग डोज है वो देने से पहले आपको मेजर करना पड़ेगा सीरम लेवल्स अमाइनोफाइलिन के वो कितने चल रहे हैं, उसको देखते हुए फिर आप करेंगे और उसके बाद फिर आप इसका जो है मल्टीप्लाई कर देंगे इसको वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। ठीक है जी। अच्छा, नॉर्मली जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो मीन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो अमाइनोफाइलिन का रहता है वो है 0.3 to 0.7 ml पर केजी। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि से फॉर एग्जांपल आप इसको निकालेंगे, डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन कितनी है आपकी, 15 माइक्रोग्राम रखना है आपने, मेजर आपने किया है 7। ठीक है जी, तो आप से फॉर एग्जांपल 7 माइक्रोग्राम पर ml मौजूद है अभी भी सीरम के अंदर, 15 आपकी रिक्वायरमेंट है, तो अब आप ये देख के और इसका जो वॉल्यूम ये जो कैलकुलेशन आएगी उसको वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से माइनस कर देंगे। अब 0.3 से 0.7 है तो एवरेज आप 0.5 निकाल लीजिए, इसको कैलकुलेट कर ले तो आपका लोडिंग डोज आ जाएगा जो आपको अब अगली मर्तबा जो आपने पेशेंट को लगाना है, से फॉर एग्जांपल 1 या 2 दिन का गैप कर दिया, मेंटेनेंस डोज दे दी, पेशेंट को आराम आ गया, लेकिन अब फिर ड्यूरिंग दी हॉस्पिटल सेटिंग ही दोबारा से अमाइनोफाइलिन की जरूरत पड़ी है तो फिर आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यूजुअली एडजस्टमेंट की कब जरूरत पड़ रही होती है, हेपेटिक, अगर तो सिरोसिस का पेशेंट है, हेपेटिक इनसफिशिएंसी है तो आपको उसके अंदर हो सकता है कि जरूरत पड़े। ठीक है जी, या फिर कोई भी अदर कॉजेज हो जिसकी वजह से लिवर को इशू आ रहा है तो आपको डोज एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेजरली ये जो इसका जो वो हो रहा है क्या कहते हैं जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो लिवर में हो रहा है। उसके बाद अगर रीनल जो एबनॉर्मेलिटीज के हवाले से अगर देखा जाए कि जी क्योंकि एक्सक्रीट ये यूरिन से हो रहा होता है तो वहां देखने की जरूरत है, तो ग्रेटर देन 3 मंथ्स जो इन्फेंट्स हैं और जो उसके बाद अडल्ट हैं वहां पर डोज एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन 3 मंथ्स का मतलब क्या हुआ कि फ्रॉम बर्थ टिल जो 3 मंथ्स के जो इन्फेंट्स हैं अगर उनको अमाइनोफाइलिन किसी तरह देनी पड़ी है तो रीनल जो कंसिडरेशंस हैं उनको दिमाग में रखना पड़ेगा, उसके बगैर आप नहीं दे सकते। अच्छा, दूसरी जो एक और चीज है, अगर अदर इलनेसेस के हवाले से अगर आप देख लें कि जी क्या करना है, अदर इलनेसेस के हवाले से अगर आप देख लें तो रूल ऑफ थंब ये बना लिया जाए कि ड्रग विल नॉट एक्सीड 400 मिलीग्राम पर डे, आपने इससे ऊपर नहीं जाना। वैसे तो जो डोज है वो 400 to 600 मिलीग्राम है, लेकिन कोशिश ये करें कि कोई भी और बीमारी है, फॉर एग्जांपल हार्ट का कोई इशू है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या कोई सी भी और ऑर्गन की बीमारी है, तो कोशिश ये करें, क्योंकि हमें उनके बारे में पता नहीं है, तो रूल ऑफ थंब ये बना लिया जाए कि नहीं जी आपने इसको 400 मिलीग्राम से अबव किसी सूरत भी ड्रग नहीं जानी चाहिए। स्मोकिंग के हवाले से हम बात कर चुके हैं कि इसकी क्लियरेंस बढ़ाते हैं, तो स्मोकिंग के हवाले से आपको फिर इसकी एडजस्टमेंट डोज की करनी पड़ेगी। ये एक थोड़ी सी मैंने गड़बड़ कर दी है, 1 मिनट रुकिएगा जरा।
अच्छा जी, जो डोजिंग कंसिडरेशन के हवाले से जैसे मैंने आपको ये तमाम चीज़ें बता दी हैं, इसके बाद फिर इसके एडवर्स इफेक्ट्स के हवाले से बात करते हैं। अगर तो जैसे हमने बात क्या की कि आपको जो डिजायर्ड जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है या जो सीरम लेवल आपकी रिक्वायर्ड है वो कितनी है, 10 to 15 माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है जी, अगर तो सीरम कंसंट्रेशन जो है लेस देन 20 रहती है तो एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे, ग्रेटर देन 20 हो जाती है तो एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे, वो इस तरह से है कि अगर फॉर एग्जांपल लेस देन 20 रहती है लेकिन 15 या जो 15 की जो रेंज है, कट ऑफ रेंज है, उससे अबव चली जाती है लेकिन 20 से कम रहती है तो नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, इंक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम, शेकीनेस, इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन एंड गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, ये तमाम चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर वंस द सीरम थियोफाइलिन ग्रेटर देन 20 माइक्रोग्राम पर ml पे चला जाता है तो परसिस्टेंट वॉमिटिंग, कार्डिक एरिथमियाज, ऑब्वियस ही बात है ये कार्डिक एरिथमिया कॉज कर रहा है जब भी आप इसको ट्रीटमेंट के तौर पर ब्रेडिकार्डिया के दे रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये उस वक्त तक तो पहले तो जो स्लो हार्ट है उसको नॉर्मल पेस पे लाने का काम कर रहा था, लेकिन अब वो क्या करेगा कि उसको टैकीकार्डिया की तरफ ले जाएगा, तो ये और ये खतरनाक हो सकते हैं, इंट्रैक्टेबल सीजर्स हो सकते हैं, स्लो फास्ट इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, सीएनएस डिप्रेशन हो सकता है, एलर्जिक स्किन रिएक्शंस, येलोइंग ऑफ स्किन, आई एंड एलिवेटेड लिवर एंजाइम, यानी लिवर को भी ये डैमेज कॉज करेगा। Some of the more serious side effects along with their symptoms are irregular heartbeat, चेस्ट मतलब हार्ट के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, डिजीनेस, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सीजर्स आ रहे हैं तो ट्विचिंग, कंफ्यूजन, स्टिफ मसल्स, डिफिकल्टी इन टॉकिंग, एलर्जिक स्किन रिएक्शंस आ रहे हैं तो इचिंग होगी, स्किन रैश होगा, हाइव्स, ब्लिस्टरिंग, टाइटनेस ऑफ द चेस्ट एंड फेशियल स्वेलिंग विल टेक प्लेस। अच्छा जी, इसके बाद फिर अगर इसको कॉन्ट्राइंडिकेशंस के हवाले से बात की जाए तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है कि जी हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ थियोफाइलिन और इथाइलिन डायमाइन, अगर इन दोनों ड्रग से किसी भी तरह की पहले से नोन हाइपर सेंसिटिविटी मौजूद है तो फिर ये ड्रग नहीं दी जाएगी। प्रिकॉशंस आर नेसेसरी फॉर पेशेंट्स विद कंकरेंट डिजीजेस लाइक कार्डिक डिजीज अगर है तो उसमें प्रिकॉशन लेनी है, रीनल इंपेयरमेंट में, हेपेटिक डिस्फंक्शन है किसी भी वजह से, हाइपोथायरायडिज्म हो गई, एपिलेप्सी हो गई, इन तमाम कंडीशंस में पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने जरूरी हैं। अमाइनोफाइलिन प्रेगनेंसी में कैटेगरी सी की ड्रग है, चूंकि ब्रेस्ट मिल्क से सीक्रेट भी हो रही है और किडनी के प्लेसेंटा से पास भी हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि इसके जो कि अभी तक एस्टैब्लिश नहीं है कि ये क्या बर्थ डिफेक्ट्स कॉज करता है, बट it should not be given to the pregnant females. Monitoring अगर की जाए तो continuous monitoring में CNS effects, respiratory rate, arterial blood gases and serum theophylline concentrations check करने continuously बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगली जो लोडिंग डोज देने से पहले आपको सीरम के थियोफाइलिन के concentration levels चेक करने होंगे, उसके बाद ही आप दे सकते हैं। Nausea, intractable vomiting and seizure, cardiac arrhythmias, cardiac arrest, rhabdomyolysis and death can occur in case of toxicity. Rhabdomyolysis का मतलब क्या है कि जो मसल्स हैं उनकी ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है या मसल कंटेंट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट यूजुअली दी जा रही होती है, अमाइनोफाइलिन को गट से एब्जॉर्ब कराना जो है वो कम करेंगे, उसके लिए एक्टिवेटेड चारकोल इस्तेमाल की जाती है। हीमो परफ्यूजन और हीमोडायलिसिस जो है वो आखिरी ऑप्शन है इसका, उसके बगैर फिर अगर मतलब ज्यादा चली गई है, एब्जॉर्ब हो गई है, तो अगर अभी ली है फौरन पता चल गया है तो उसको फिर आप गट से जो है वो तो एक्टिवेटेड चारकोल से उसकी एब्जॉर्प्शन को रोक देंगे, लेकिन अगर वंस एब्जॉर्ब हो गई है तो फिर आपके पास जो है हीमोडायलिसिस और हीमो परफ्यूजन के अलावा और कोई तरीका नहीं है। This was all about the treatment of bradycardia, जो 3 मेडिसिन ऑप्शंस हमने डिस्कस किए थे। इसके बाद इन्वेजिव थेरेपीज के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो कार्डियोवर्जन है, अगर इरेगुलर रिदमियाज हो रहे हैं, ड्रग से फायदा नहीं हो रहा है तो स्पेशल प्रोसीजर किया जाता है एनेस्थीसिया में, जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिक कंपल्स चेस्ट वॉल के अंदर देते हैं पेशेंट को एनेस्थीसिया देकर और रिदम को दोबारा से रीस्टार्ट करवाया जाता है, इसको कार्डियोवर्जन कहा जाता है। कैथेटर एब्लेशन की जाती है, यानी इसमें क्या करते हैं कि कैथेटर इस्तेमाल कराते हैं अंदर बॉडी के अंदर, इंट्रोड्यूस कराते हैं कैथेटर को, और उसके बाद वो इस तरह की एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है कि जो एक्स्ट्रा कोई अगर सर्किट बन गया है तो वो डिसंगेज हो जाए और उसके नतीजे में जो एडिशनल जो कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं वो खत्म हो जाए।
वेन आइसोलेशन, पल्मोनरी वेन आइसोलेशन, इसमें क्या होता है कि अगर परसिस्टेंट आर्टेरियल फिब्रिलेशन हो रही है तो पल्मोनरी वेन्स को आइसोलेट करके और फिर वहां से टारगेट वही जाके फिर एट्रियल वो जो सर्किट है उसको ब्रेक किया जाता है, और उसके बाद जो है वहां पे एक स्कार बना दिया जाता है उस जगह पे जो कि एट्रियल फिब्रिलेशन कॉज कर रहा है, वहां पे जाके उस एरिया को इलेक्ट्रिकली स्कार कर देते हैं ताकि वहां पे दोबारा से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो जनरेट ना हो सके। डिवाइसेस के हवाले से जब हम बात करते हैं तो पेस मेकर जो है वो लगाना परमानेंट डिवाइस होती है। यूजुअली हम उस टाइम पे लगा रहे होते हैं जब मिस बीट्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो पेस मेकर करके क्या हो रहा होता है कि पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये देख रहा होता है कि हार्ट किस तरह से बीट कर रहा है, रेगुलर बीट कर रहा है या नहीं कर रहा। जब किसी भी टाइम पे बीट्स मिस हो रही होती हैं और हार्ट जो है वो स्टॉप की तरफ जा रहा होता है तो ये अपनी तरफ से एक बीट जनरेट कर देता है, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स देता है ऐसे नोड को, और उसके थ्रू जो है वो हार्ट दोबारा से अपना काम शुरू कर देता है। तो ये जो है वो कंटिन्यूसली आपके जो हार्ट की जो पेस है उसको मेंटेन करता रहता है। इम्प्लांटेबल कार्डियोवास्कुलर डिफिब्रिलेटर, अच्छा आपने मूवीज में भी देखा होगा, इधर उधर भी देखा होगा कि डिफिब्रिलेटर क्या होता है कि एक कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी होती है, दो जो वो होते हैं क्या कहते हैं आपके पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनको आपस में इलेक्ट्रिस वो करके एक्टिवेट करके हार्ट के ऊपर दोनों तरफ से लगाते हैं, तो उसके नतीजे में हार्ट जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। अब ये चीज जो है क्योंकि हार्ट ब्लॉक है, किसी भी टाइम पे जो है वो हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आगे पीछे हो सकती हैं, तो उस सूरत में आप क्या कर रहे होते हैं कि यहाँ पे इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर आ गया है। वो अगेन उस टाइम पे जब हार्ट के जो रिदम में बहुत ज्यादा एबनॉर्मेलिटीज हो रही हैं तो डिफिब्रिलेट कर देता है और वो इलेक्ट्रिक शॉक देके हार्ट को दोबारा से सिंक्रोनाइज कॉन्ट्रैक्शन की तरफ लेकर चला जाता है। बायोवेंट्रिकुलर पेसमेकर और डिफिब्रिलेटर जो है वो बेसिकली एक एडिशनल टेक्निक है जिसमें बाकायदा से क्या किया जाता है कि जो ट्रेडिशनल पेसमेकर और डिफिब्रिलेटर्स हैं उनका एक कॉम्बिनेशन होता है, और वो दोनों तरफ यानी आमतौर पे क्या होता है कि आपका जो पेसमेकर या डिफिब्रिलेटर होता है वो ऐसे नोड के ऊपर लगाया जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे कोशिश ये की जाती है कि ये जो डिवाइस है बायोवेंट्रिकुलर वाली, ये आपके जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं यानी राइट वेंट्रिकल के साथ और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों की तरफ लगाया जाता है, और वहां से वो फिर डिफिब्रिलेट करता है और दोनों वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस को जो है वो कोऑर्डिनेटेड और सिंक्रोनाइज करता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर ये, हाँ जी, यहाँ पे खत्म हो गया एरिथमियास। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज अगर प्रॉब्लम कर रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हेनेवर यू फील लाइक। थैंक यू सो मच। जजाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।